हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 18 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। अब यहाँ पर आप आज की न्यूज़पेपर देख सकते हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनको कवर करेंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देखो, क्वार्टर फोर जो है ना, जो बेसिकली जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम था, वहां पर जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स है उनमें हमें एक ग्रोथ होती हुई देखने को मिली है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कीजिएगा, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की जो है उनके अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ है। तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी न्यूज़ है। एंड आने वाले टाइम्स के अंदर हम कहीं ना कहीं अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो गया, इनको ग्रो करता हुआ देखने को मिल सकते हैं। राइट दोस्तों, डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। देखिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर ना मेंटरशिप का बहुत रोल रहता है। एंड इसी वजह से हमारी टीम की तरफ से फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप सभी को प्रोवाइड करी जा रही है। आप हमारे ऑफिस, दैट इज़ 4B पूसा रोड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 8 के पास में जो है न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ पर जाकर फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप सेशन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप जा कर सकते हो। हमारे वहाँ पे आपको डेडिकेटेड मेंटर्स मिल जाएंगे जो आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए हो उसमें आपको हेल्प कर देंगे। तो मेक श्योर इस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठाइए एंड कहीं ना कहीं अपने एग्जाम के अंदर अपनी जो प्रिपरेशन के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं उनको डिस्कस कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रेंथन कीजिए। ठीक है ना। तो एड्रेस मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में। थोड़ा इसको समझ लेते हैं क्योंकि देखो बार बार न्यूज़ में रहता है और थोड़ा इंपॉर्टेंट है भी। दरअसल में है क्या, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क की जब मैं बात करता हूँ ना, इट इज़ द ओनली, ठीक है, मैं ओनली वर्ड बहुत ध्यान से यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है सर। सर ये कहाँ पे है, कौन सी स्टेट के अंदर है? ये आता है मणिपुर के अंदर। ठीक है। आप जानते हो ना लोकटक लेक के बारे में, कहाँ पर है ये? मणिपुर के अंदर ही है ना। तो दरअसल में लोकटक लेक का ये एक पार्ट है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। एक इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी है, दैट इज सेंगाई डियर के बारे में। ठीक है ना, इसको आप डांसिंग डियर भी अक्सर बोला जाता है, इसको एलडी डियर भी बोला जाता है, ब्राउन एंटल्ड डियर। तो ये सारे नाम है। सेंगाई डियर सबसे पॉपुलर है, डांसिंग डियर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ सेंगाई डियर। राइट। तो ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर आपको ना बहुत ही एक इमेज दिख रही है, ठीक है ना। अब इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फुमड़ीज। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फुमड़ीज, फुमड़ीज क्या होती हैं? एक देखो वेजिटेशन का ही मास है। ठीक है, वेजिटेशन हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ऑर्गेनिक मैटर अलग अलग स्टेजेस के ऊपर देखने को मिलेगा डिकम्पोजिशन के। ठीक है, ये जो इस तरह से फॉर्मेशन हुआ है ना, इसी का नाम है फुमड़ीज। तो फुमड़ीज आपसे पूछे किससे रिलेटेड है, तो ये आप इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी लोकटक लेक के रिगार्डिंग, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के रिगार्डिंग। एक छोटी सी चीज और, लोकटक लेक को ना एक रामसर साइट भी है। ठीक है सर, ये भी हमें पता है। अब इसके साथ ही ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी है। अब आप मुझे बताना, क्योंकि मैं बता इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैंने आपसे पहले बता रखा है कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, पहली बात तो होता क्या है, दूसरी बात ये कि लोकटक लेक के अलावा एक और लोकेशन है इंडिया में जो क्या है, जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत आती है। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं ऑलरेडी अराउंड एक महीना पहले आपको ये चीज बता चुका हूं, तो मैं दोबारा आपको ये नहीं बताऊंगा, पर आप मुझे नीचे कमेंट्स में ये बात बताओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रिगार्डिंग केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो हमने समझे। अब सर कल के लिए क्या होमवर्क रहेगा? देखो, सावा लेक, ये आप मुझे बताओगे कौन सी कंट्री में ये लोकेटेड है। ठीक है, इसकी लोकेशन हमारे लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर एक हमें आपको होमवर्क दे रहा हूँ रिगार्डिंग बायो जियो केमिकल साइकिल। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यहाँ पर ना, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुके हैं। कभी सल्फर साइकिल के बारे में पूछ लिया, कभी फॉस्फोरस साइकिल पूछ लिया, कभी कार्बन साइकिल पूछ लिया। ये सारे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो हमें इनका अच्छे से आइडिया होना चाहिए। आप इनको रिवाइज कर लेना। जो होमवर्क है, मतलब इसका आंसर तो बताओगे बताओगे, इसके अलावा जो बाकी और साइकिल्स हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने ना एक एमओयू साइन किया है विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ताकि 10,000 मेट्रिक टन हम वीट भेज पाए अफगानिस्तान को। थोड़ा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के रिगार्डिंग समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि इसको फाउंड किसके द्वारा किया गया था। एक है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ यूएन जनरल असेंबली, इन दोनों ने मिलकर इसको सेटअप किया। कब? 1961 के अंदर।
अब देखो काम क्या हो सकता है इसका, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, नाम से समझ रहे हो। और अभी अफगानिस्तान के अंदर क्या करने जा रहे हैं उससे भी आप समझ रहे होंगे। देखो दरअसल में है कि आप जानते हो ना, हमारे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हमें 2030 तक जैसे अचीव करने हैं, आप जानते हो। अब एसडीजी 1 जैसे क्या है, नो पॉवर्टी, ठीक है ना। उसी तरह से एसडीजी 2 क्या है, जीरो हंगर, ठीक है ना। तो ये जीरो हंगर को कैसे अचीव किया जाए चाहिए, ठीक है ना। जो लोगों के अंदर माल न्यूट्रिशन है उसको हम कहीं ना कहीं कैसे एरेडिकेट कर सकते हैं, जो फूड इनसिक्योरिटी है उसको कैसे खत्म करना है, वहां पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। तो कहने का पॉइंट क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूएन के अंतर्गत काम करती है ताकि वो दुनिया भर में कहीं पर भी जहां पर इश्यूज हों वहां पर फूड असिस्टेंस प्रोवाइड कर पाए, ठीक है ना। स्कूल मील्स के अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिल जाती है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको रोम इटली के अंदर देखने को मिल जाएंगे और काफी अच्छा काम किया है। और आने वाले टाइम के अंदर अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को टाइमली अचीव करना है तो वहां पर भी इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो दरअसल में ना, अगर आप थोड़ा करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो, तो अगर आप थोड़े लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो 2020 में ना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबल पीस प्राइज मिला था, ठीक है ना, क्योंकि इसने हंगर को खत्म करने के लिए बहुत अच्छे एफर्ट्स लिए हुए हैं। तो इस वजह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इसका स्ट्रेटेजिक प्लान भी आप पढ़ सकते हो, टर्निंग द टाइड अगेंस्ट हंगर, शेयर द मील इनिशिएटिव, ये कुछ यहाँ पर इसके इनिशिएटिव्स हैं जो कि इस डायरेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं सर इसके पैसे कहाँ से आते हैं। देखो वॉलेंट्री डोनेशन है, सर कुछ सरकारें पैसा डालती हैं, कुछ कॉर्पोरेशन हो गया, इंडिविजुअल्स हो गया, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज, ये सारे के सारे यहाँ पे पैसा डालती हैं। उस हिसाब से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपने अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको अकॉर्डिंगली रन करता है। इंडिया में भी देखो 1963 से ये वर्क कर रहा है, ठीक है ना। ताकि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, ठीक है ना, फोर्टिफिकेशन हो गया। फोर्टिफिकेशन मतलब कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना, जैसे राइस के अंदर आप कई बार ऐड करते हो ना, विटामिन ए वगैरह ऐड कर देते हो, इस तरह की चीजें, उनकी मैपिंग वगैरह करना। तो एक तरह से इसकी पूरी ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के अंतर्गत ये हेल्प कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इसकी, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये हो गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिर्चा राइस। अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, बिहार का जो वेस्ट चंपारण है उसको जीआई टैग मिला है, किसका, मतलब मिर्चा राइस को जीआई टैग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब देखो तो मिर्चा क्या होता है, देखो मिर्च, मिर्च से वर्ड बना ना मिर्च, ठीक है ना, मिर्च तो सभी जानते होंगे आप लोग। तो दरअसल में ये जो राइस है ना, ये थोड़ा सा देखने में काली मिर्च की तरह लगता है, थोड़ा इस इमेज में आपको शायद नहीं दिख रहा होगा पर कई बार ये काली मिर्च की तरह लगता है। तो वहां से नाम आया इसका मिर्चा राइस, ठीक है। इसका जो साइज हो गया, इसका जो शेप हो गया, काफी हद तक एक मिर्च की तरह होती है, इस वजह से इसको मिर्चा राइस बोलते हैं, हमें बिहार में देखने को मिल जाएगा। अब सर इसके बारे में इतना क्या है, देखो पहली बात तो है इसकी जो खुशबू होती है, ठीक है ना, इसकी जो सुगंध होती है उसके लिए बहुत फेमस है ये, ठीक है। काफी अलग से इसकी डिफरेंट टाइप की इसकी खुशबू हमें देखने को मिल जाती है। साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना तो खाने में भी, ठीक है ना, पैलेटेबिलिटी जिसको बोलते हैं, तो वहां पर भी काफी ये स्वादिष्ट होता है बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स थे जो हमें पता होने चाहिए थे। बाकी ये नॉन स्टिकी है, फ्लफी है, स्वीट है और काफी आसानी से ये डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मिर्चा राइस काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान क्या रखना है, बिहार का जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मेजरली ग्रो किया जाता है और इस वजह से वहां पे इसको जीआई टैग भी मिल गया है। देखो जीआई टैग्स के बारे में ना मैंने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, बट थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स आप, जैसे फॉर एग्जांपल जीआई टैग होता क्या है, कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टेरिटरी में उस पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे हमने दार्जिलिंग चाय पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, हमने रसगुल्ला के बारे में देखा हुआ है, आप लोगों ने भी मुझे बहुत सारे, जैसे भालिया वीट हो गया, इस तरह से डिंडीगुल लॉक्स हो गया, ठीक है ना, तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल टेरिटरी को आइडेंटिफाई करने के लिए जीआई टैग दिए जाते हैं। अब इंडिया में एक एक्ट है, जीआई एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, ठीक है ना। तो इसके रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन के लिए वो वर्क करता है। साथ में ही ये ट्रिप्स के साथ कंप्लाइट है, ठीक है ना, डब्ल्यूटीओ का जो ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारे क्वेश्चन देखो पूछ चुका है यूपीएससी ने, दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखे हैं। साथ में अगर आप नोटिस करो, एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सबके लिए दिया जा सकता है, हैंडीक्राफ्ट भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकते हैं, और जनरली इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 10 साल होती है, जिसको आप रिन्यू भी कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो यही 5 सेट ऊपर वाले 5-6 पॉइंट्स थे, नीचे वाले भी है कि आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा, कोई और उसको यूज ना करे, इसको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया हुआ है, एप्लीकेंट कोई भी हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें जीआई टैग्स के बारे में पता होने चाहिए। देखो फोकस ना इसी तरह से रखना चाहिए कि करंट में न्यूज भी पढ़ ली कि किस चीज को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, और साथ में हमने जीआई टैग भी समझ लिया क्या होता है। तो दोनों इस तरह से करंट और स्टैटिक का मिक्सचर लेके चलोगे ना कहीं एग्जाम क्लियर करने के अंदर थोड़ी हेल्प हमेशा रहती ही है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि देखो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया है कि मुद्रा लोन प्रोजेक्ट जो कहीं ना कहीं स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए था, उसने 8 करोड़ नए एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करे हैं। देखो पहले तो मुद्रा की फुल फॉर्म समझ लो। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक है ना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो गवर्नमेंट के द्वारा इसको सेटअप किया गया है। क्यों सेटअप किया गया है? देखो हम क्या चाहते हैं ना, जो स्मॉल बिजनेस सेक्टर्स हैं कहीं ना कहीं उनको फंडिंग मिल पाए, ठीक है ना कहीं उनको पास पैसा मिल पाए। ठीक है ना, तो पैसा ना देखो ये खुद नहीं दे रहे, ठीक है, ये एक्चुअल में पैसा दे रहे हैं किनको? आपके बैंक्स हो गया, एनबीएफसी हो गया, आपके जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गया उनको हो गया। ठीक है ना, फिर ये जो बैंक्स वगैरह हैं ये आगे इंसान को लेंड करेंगे, आम इंसान जो होता है। आई बात समझ में? तो कोई आपसे पूछे कि जो मुद्रा है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली लेंड करता है कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स को या इंडिविजुअल्स को, तो आंसर आपका होगा नो। ठीक है ना, ये दरअसल में एक तरह की रीफाइनेंस है, ये बैंकों को एनबीएफसी को इनको फाइनेंस देता है, फिर वो आगे कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल्स और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको लोन देते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा मुद्रा के बारे में हमने समझ लिया। दरअसल में स्टार्ट हुई थी 2015 के अंदर। ध्यान रखना ये एक कोलेटरल फ्री लोन्स की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई भी कोलेटरल नहीं देना। ठीक है, कितने का? 10 लाख तक का। ठीक है, आपको 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा और बिल्कुल भी आपको यहाँ पे कोलेटरल नहीं देना। कौन देगा? देखो आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, आरआरबीज हो गया, एमएफआईज हो गया, ये सारे अलग अलग आपके मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हो सकते हैं। अब यहाँ पर ना टोटल 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है। पहला है शिशु लोन। शिशु मतलब छोटे छोटे लोन्स, कितने के? 50,000 तक के लोन्स को बोलते हैं शिशु। किशोर होते हैं 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन। तरुण होते हैं 5 लाख तक से 10 लाख तक का लोन। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 10 लाख से ज्यादा वाले? देखो नहीं, मुद्रा के अंदर मैक्सिमम 10 लाख की लिमिट है। ठीक है ना, तो उसी तीनों कैटेगरी से शिशु, किशोर, तरुण के अंतर्गत आप यहाँ पे देख सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो लोन हो गए ना, कुछ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर, और जो भी एग्रीकल्चर के साथ अलाइड एक्टिविटीज हैं, एग्रीकल्चर की बात नहीं, एग्रीकल्चर के साथ जो अलाइड एक्टिविटीज हैं वहां पर आपको ये लोन्स देखने को मिल जाएंगे। काफी आसानी से आपको यहाँ पे लोन मिल जाते हैं। ठीक है ना, रुपए डेबिट कार्ड एक तरह का, मुद्रा कार्ड जो है वो रुपए डेबिट कार्ड ही है, फिर उसको भी आप यूज कर सकते हो अलग अलग पर्पसेस के लिए, पीओएस मशीन वगैरह के लिए। तो ये कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हो जाते हैं। एंड इवन अगर आप नोट करो ना, तो यहाँ पर भी जो फोकस होता है हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, ठीक है ना, ओबीसीज हो गया, माइनॉरिटी कम्युनिटी वॉरियर्स हो गया, इन सभी जो अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना उनके ऊपर ज्यादा फोकस है। एंड साथ ही साथ कहीं ना कहीं नए एंटरप्रेन्योर्स बनाने के ऊपर यहाँ ज्यादा फोकस हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर और भी अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं इसके रिगार्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स, उद्यमी मित्रा पोर्टल हो गया। एक तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्टेप्स है। पब्लिसिटी कैंपेन्स किए जाते हैं ताकि लोगों के बारे में, लोगों को इसके बारे में पता लग पाए। ठीक है ना, नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर वो अलग से बता पाए कि मुद्रा योजना कैसे आपको हेल्प करेगी, और इन सभी चीजों की मॉनिटरिंग करी जाती है ताकि परफॉर्मेंस को प्रॉपरली चेक किया जा पाए। अगला हमारा टॉपिक है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। देखो आप जानते होंगे सभी फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमें कहीं ना कहीं एक कंट्री की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग। आप लोग हमेशा सुनते होंगे ना कि हमने इंपोर्ट इतना कर दिया तो फॉरेक्स रिजर्व इतने हो गए। ठीक है ना, एंड इवन 1991 का भी आपको सिचुएशन याद होगी, उस टाइम पर हमारे पास बहुत ही कम फॉरेक्स रिजर्व रह गए थे। तो अभी रिसेंटली न्यूज क्या आई है कि इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो लगभग $6.3 बिलियन इंक्रीज हो गए हैं, और अभी करंटली कितने हैं? अराउंड $584 बिलियन, और ये पिछले 9 महीने में हाईएस्ट है। देखो एक टाइम था ऐसा जब हमने इसको $600 बिलियन भी क्रॉस कर लिया था, बट धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा रुपी काफी तेजी से डेप्रिशिएट होता गया, एंड उसके लिए आरबीआई ने यहाँ से कुछ डॉलर्स यूज किए हैं ताकि वो रुपी को थोड़ा स्टेबल रख पाए। जब हम बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स की, ठीक है, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, एक तरह के एसेट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं वहां का सेंट्रल बैंक, जो इंडिया के केस में कौन है? आरबीआई, इनको होल्ड करता है इन फॉरेन करेंसीज। ठीक है ना, तो डॉलर्स की फॉर्म में जनरली हम इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, फॉरेन करेंसी एसेट वैसे तो अलग अलग में हो सकते हैं, मेजरली हमें डॉलर की फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, हमारी एक्सचेंज रेट हो गया, उसके लिए ये चीज देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको नोटिस करना है कि यहाँ पे 4 एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर। पहला हो गया आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स, यही मैक्सिमम प्रोपोर्शन होते हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स का। उसी तरह से गोल्ड एक कंपोनेंट हो गया। तीसरा हो गया स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर, ठीक है ना, जो आईएमएफ के साथ हमें देखने को मिलते हैं। एंड लास्टली चौथा होता है रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ये 4 चीजों का आपको अच्छे से आइडिया पता होना चाहिए। तो एक बार अभी 2020 के पेपर में आरटीबी के बारे में पूछ लिया था, उससे पहले एसडीआर के बारे में भी यूपीएससी ने हमसे
पूछा हुआ है। तो ये 4 कंट्रीब्यूटर्स हमें देखने को मिल जाते हैं विद रिगार्ड्स टू फॉरेक्स रिजर्व्स। तो जो ट्रांजैक्शन है जैसा आप जानते हो, ठीक है, डॉलर्स में हमें देनी होती हैं, तो उसके लिए अगर आपको चीज इंपोर्ट करनी है तो डॉलर्स तो होने चाहिए ना। तो डेफिनेटली एक कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए, एक कंट्री कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आपको एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना है, ठीक है ना, मेंटेन एज इन, जैसे इंडिया में आप जानते हो ना कि हमारी कोशिश रहती है कि रुपी बहुत ज्यादा अचानक से डेप्रिशिएट या अप्रिशिएट ना हो, तो उसको मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास डॉलर्स का प्रॉपर रिजर्व होना ही चाहिए, और ये इसमें हेल्प भी करता है। कोई वल्नरेबिलिटी आ जाती है, कोई एक्सटर्नल शॉक आ गया, जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस आ गया, उस टाइम पर अगर कंट्री के पास अच्छे खासे फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं तो कंट्री की स्टेबिलिटी काफी इंप्रूव हो जाती है, राइट। तो ये हो गया फॉरेक्स रिजर्व्स के रिगार्डिंग। अगला हमारा टॉपिक है ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। देखो, प्रोसिक्यूशन का मतलब आप जानते हो कि बेसिकली किसी को आपने कोई क्राइम के साथ उसको चार्ज कर दिया, ठीक है ना, एंड उसको कोशिश करी जा रही है कि आप उसको गिल्टी प्रूव करो, ठीक है, यही होता है प्रोसिक्यूशन। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एमएचए का ई प्रोसिक्यूशन जो पोर्टल है, उसने एक नया फीचर ऐड किया है जो कि क्या करेगा, गवर्नमेंट लॉयर्स की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करेगा। देखो, दरअसल में ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पर ना जो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो जानबूझ के बार बार स्टे लेते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रिमिनल केसेस के अंदर, ठीक है ना, कई बार 2 बार से भी ज्यादा स्टे ले लिया। तो इस तरह से उनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल में ये पर्टिकुलर फीचर को भी ऐड किया गया है कि आप उसको बार बार चेक करते रहो कि कोई बार बार स्टे तो नहीं ले रहा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल के बारे में पढ़ना। तो कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का हमने यहाँ पे जिक्र किया। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू क्या होता है ना, आपकी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है ना, और साथ साथ जो आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, दोनों के बीच में एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन देखने को मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, आपका कोर्ट हो गया, जेल्स हो गया, पुलिस हो गया, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हो गया, इनको देखो कुछ ना कुछ डेटा चाहिए होगा ना कि यार बंदे ने क्राइम किया या नहीं किया, अच्छा फाइल थी तो कहाँ थी, किसके पास है, क्या कहाँ पर क्या स्टेटस है हर चीज का। तो ये जो सारा का सारा ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन है, ये ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाएगा। तो आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ही आसानी से यहाँ पे पॉसिबल डेफिनेटली है। तो बहुत सारे देखो और भी स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अगर हमें इंप्रूव करना है तो और क्या क्या स्टेप्स हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कोशिश कर रहा है जो आईपीसी है हमारा, एक ब्रिटिश एरा का जो आईपीसी है, उसमें चेंजेस लेके आने को, ठीक है, जो करंट सिचुएशन के हिसाब से जो लॉज हैं, ठीक है, जो कॉलोनियल लॉज हैं, जो कहीं ना कहीं आर्किक लॉज अब उतने रेलिवेंट नहीं रहे, हम उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में अगर आप नोटिस करो कि क्रिमिनल केसेस के अंदर फोरेंसिक एविडेंस को कंपलसरी करना, ठीक है ना, साथ में उनमें कितने जेल होनी चाहिए, वो सारी चीजें। साथ में अगर आप नोटिस करो सेक्सुअल असॉल्ट केसेस के अंतर्गत, ठीक है ना, एनालिटिक्स स्कूल्स के अंदर हम देखते रहते हैं कि सेक्सुअल ऑफेंसेस का डेटा बढ़ा है या कम हुआ है, क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। एंड साथ में अगर आप नोटिस कीजिए जो रेप केसेस हैं, हमारी कोशिश है कि 2 महीने के अंतर्गत उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा हमने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंतर्गत देखने को मिला। तो ये सारे अलग अलग स्टेप्स हैं जो कि हमारी सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं ताकि उसका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको एक तरह से हम स्ट्रेंथन कर पाए। और ये भी एक तरह का जो कदम है जहां पर हम गवर्नमेंट लॉयर्स की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर रहे हैं अंडर द ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, इसको भी एक बार पहले समझ लेते हैं। देखो, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब हम बात करते हैं एफडीआई की, तो ध्यान रखना जो एफडीआई हो सकता है ना, वो लिस्टेड कंपनी में भी हो सकता है और साथ ही साथ अनलिस्टेड कंपनी में भी। अगर लिस्टेड कंपनी के अंदर 10% से ज्यादा होता है तब उसको एफडीआई बोलते हैं। अगर 10% से कम शेयर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अगर कुछ भी पैसा कोई बाहर की कंपनी इंडिया में लेके आती है, मतलब इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो कितना भी परसेंटेज हो, अगर वो कंपनी अनलिस्टेड है तो उसको हम एफडीआई ही बोलेंगे। अब एफडीआई ना देखो अच्छी चीज होती है, अच्छी चीज इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ पैसा कमाना मोटिव नहीं है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो एक तरह से बस शेयर में पैसा लगाना हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही कोई बाहर का बंदा पैसा लगा रहा है, ठीक है, और जैसे ही उसको प्रॉफिट हो जाएगा वो पैसा अपना वापस से लेकर भाग जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि बहुत ही वोलेटाइल होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसीलिए इसको हॉट मनी के नाम से भी जाना जाता है। पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ पे नोटिस करो कि अच्छा खासा वो पैसा लेके आया है, कहीं ना कहीं उसका जो फोकस होगा ना वो लॉन्ग टर्म प्लान का होगा। वो ओनरशिप के साथ ही साथ मैनेजमेंट के अंदर भी थोड़ा वहां पर इंटरवेंशन करेगा। आई बात समझ में? और यहाँ पर आपका मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, उनमें कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्वमेंट है। पर यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ प्रॉफिट कमाना मोटिव है तो आपके स्टॉक्स वगैरह में वो पैसा लगाएगा। आई बात समझ में? तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं एफपीआई और एफडीआई के अंदर। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा? एफडीआई के बारे में।
एक एक करके देख लो। पहला कह रहा है कि इट इज इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली इन लिस्टेड कंपनी। भैया नहीं, लिस्टेड के अलावा अनलिस्टेड भी हो सकती है, तो पहला गलत हो गया। अब इसी तरह से डी ऑप्शन देखो, इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये बात भी गलत हो गया। अभी तो पड़ा एफडीआई और एफपीआई में। यहाँ पर ये तीसरी बात भी डेप्थ सर्विसिंग की यहाँ पे बात ही नहीं होती। तो ये क्या है, एक तरह की नॉन डेट क्रिएटिंग, ठीक है, डेट थोड़ी कोई क्रिएट हो रहा है, तो बिल्कुल तो नॉन डेट क्रिएटिंग है, ये तो उसके स्टॉक्स, ये तो उसके ओनरशिप के अंदर बात करी जा रही है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। एफडीआई और एफपीआई में एक बार फर्क पढ़ लेना, मैंने ये स्लाइड में दे भी रखा है, समझा भी दिया है, ठीक है, एग्जाम के लिए रेलिवेंट हमारे लिए हो जाता है। अब कल के लिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क पे दे रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, फिर कल हम इनको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। कल मैंने जो आपको 5 क्वेश्चन दिए थे उनका आपको मैं एक बार क्विकली आंसर बता देता हूँ। पहला था डब्बा ट्रेडिंग के बारे में। तो डब्बा ट्रेडिंग हमने समझा था कि एक तरह की इनफॉर्मल ट्रेडिंग है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के परव्यू के बिल्कुल बाहर लाई करती है, बिल्कुल ट्रू है, राइट, इसका मीनिंग हमने अच्छे से समझा था। बिहू डांस, क्या सिर्फ और सिर्फ इसको यंग गर्ल्स परफॉर्म करती हैं? द आंसर इज फॉल्स। पढ़ा था ना कल हमने कि असम का सबसे पॉपुलर फोक डांस है, इसको परफॉर्म कौन करते हैं? मेन भी करते हैं और वुमेन भी करती हैं। जो वहां का बिहू फेस्टिवल होता है ना, बुहाग बिहू जिसको बोलते हैं या रोंगाली बिहू बोलते हैं, जो कि एसमिस न्यू ईयर होता है, वहां पर इसको अक्सर परफॉर्म किया जाता है। चार धाम, क्या बद्रीनाथ अमरनाथ रामेश्वरम पुरी है? देखो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर ट्रू लिख दिया, बट नहीं, अमरनाथ नहीं आता, ठीक है ना। तो बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, पुरी, ये चार हमें चार धाम देखने को मिल जाते हैं। किला मुबारक, क्या 6th सेंचुरी बठिंडा के अंदर बनाया गया था एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग हुजन? ये बात यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। पांचवा, गौंड पेंटिंग, क्या उत्तराखंड का ट्रेडिशनल आर्ट है? नहीं, ये गौंड ट्राइब हमें मेजरली मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो इस तरह से पांचवा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। अब इसी तरह से इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर, साथ में ही मैंने आपको जो होमवर्क के तौर पे क्वेश्चंस दिए हैं, चाहे सावा लेक की बात कर लो या फिर जो बायो जियो केमिकल साइकिल्स की बात कर लो, उनके सभी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे उनमें से कौन सा ठीक है या कौन सा गलत है, ठीक है। साथ में अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।